हमारे साथ मौजूद हैं उफैरा अनीसा साद। ये न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, होम साइंस एक्सपर्ट भी हैं। इनके पास एमएस है न्यूट्रिशन में और ये रेडियो पे अपना शो भी होस्ट करती हैं, आरजे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उरूज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? बहुत अच्छी। अब कुर्बानी की ईद जो है वो करीब आ रही है और वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई थिंक जो होता है कि एक तो ये कि उसको गोश्त को प्रिजर्व कैसे करना है और दूसरा उसमें से हीट कैसे जाना है। हीट, स्मेल, ब्लड। बहुत सारे लोग तो खाते नहीं है मेरे जैसे, हम लोग तो खाते ही नहीं है। अच्छा, इसका रीज़न सबसे आप जाए जब कहते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि जब हम बाहर से गोश्त खरीद के लेकर आते हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स और बच्चे जो होते हैं वो नहीं खाते कि नहीं मामा बाहर से आप लेकर आएगी। जो बाहर से गोश्त लेकर आते हैं उसमें हीट क्यों नहीं होती है, लेकिन जो घर का जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो क्यों चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है कि वो कुर्बानी का गोश्त है। द रीज़न बिहाइंड दैट, एक तो जो बाहर से गोश्त लेकर आते हैं वो लटका बहुत है, उसका सारा ब्लड नीचे गिर जाता है, निकल जाता है और उसके बाद आप उसको लाकर धोकर या तो फ्रीज करते हैं, कम क्वांटिटी में होता है तो मैनेजेबल होता है, या तो फिर आप उसको फौरन पका लेते हैं। लेकिन जो कुर्बानी का गोश्त आता है तो आप इतनी पैनिक में होते हैं कि बस आया और लपेटा और फ्रीजर में रख दिया। तो ये वाली चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करना है। एक दफ़ा की मेहनत है, जिस दिन भी आपके घर कुर्बानी हो रही है लग के कर ले। फिर जब तक वो कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं तब तक आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ पैकेट निकालना होगा और पकाना होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये कुर्बानी का गोश्त आप लोगों के पास आ गया। जब कुर्बानी का गोश्त आप लोगों के पास आता है तो उसको उसी वक्त क्लीन करें। उसमें से जितना भी फैट होता है वो नुकसानदेह होता है, उसको क्लीन कर लीजिए। नाइस वगैरह को तेज़ आप लोगों ने करवा ही लिया होगा। अब ये वाली मैं बोटियाँ दिखाऊँ, ये देखिए बिल्कुल फैट फ्री है, सही है। अगर हड्डियाँ वगैरह जो होती हैं, हड्डियों वाले जो गोश्त होते हैं उनका एक अलग पोर्शन बनाएं, बोटियों का एक अलग पोर्शन बना लें। कुछ ऐसा पोर्शन होता है गोश्त का जिसमें कि चर्बी वेन्स की फॉर्म में होती है, तो डेफिनेटली आपने वो वेस्ट नहीं करना है, उसको आप कीमे की फॉर्म में ले सकते हैं। जब भी आप घर में कीमा, चपली कबाब बन सकता है उसका, कि चपली कबाब में चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल होता है, या कोई ऐसी डिश आप बना रहे हैं जिसमें चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल होता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगैन एज बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट मैं ज़रूर गाइड करूँगी कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, उस तरह की चीज़ें अवॉइड करें, साथ में गोश्त भी अवॉइड करें। तो जब आपके पास गोश्त आ गया, आपने उसके पोर्शंस कर लिए, हड्डी वाला गोश्त अलग कर लिया, चर्बी वाला गोश्त अलग कर लिया और प्लेन, तो आपने हर पोर्शन को अलग अलग करके करना क्या है, ये जो गोश्त आया हुआ है इसको आपने सबसे पहले पानी में भिगो देना है अच्छे तरीके से, सही है। ये मैंने यहाँ से निकाला और इसको पानी में भिगो दिया और आई विल लीव इट फॉर 15 मिनट्स, सही है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने इस पानी में छोड़ देना है। ये होगा क्या इस पानी में कि इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा, मतलब ये मैंने नहीं करना है कि मैं नल के नीचे खड़ी हुई हूँ और पानी भी वेस्ट हो रहा है और एक एक बोटी इंडिविजुअली धो रही हूँ, इसमें मैंने छोड़ देना है। उसके बाद देन अगेन एक और दफ़ा ये मैंने निकाल के इसी तरीके से क्लीन वाटर, इसी तरह का एक बोल आपने लेना है, पतीला ले लिया, उसमें क्लीन वाटर में एक और दफ़ा डालेंगे। जब आप डालेंगे तो जो बचा कुचा गोश्त में खून होगा वो भी निकल जाएगा। अब वो निकल गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ये करके दिखाती हूँ। गोश्त आपका आ जाना है इस फॉर्म में, ये देखें ये ब्लड फ्री हो चुका है और ये वाइट हो चुका है। ये ना पिंक नज़र आ रहा है ना ये रेड नज़र आ रहा है। दैट्स मीन इट इज़ गुड इनफ टू स्टोर, सही है। आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। आपने इसको स्ट्रेनर में लिया। अच्छा, ये भी नहीं कि पानी के साथ आपने रख दिया। अब वो जो वाला सीन होता है ना कि फ्रीज़र में ब्लड ही ब्लड है, पानी ही पानी नज़र आ रहा है, ये आपने करके तकरीबन आधा घंटा स्ट्रेनर में इस तरह से रख के छोड़ दिया। जहाँ पर भी रख रहे हैं वहाँ पे पंखा खुला रखिए ताकि जितना भी पानी है वो सूख जाए और इसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद अब आपने जो भी आपका डेली पोर्शन होता है, जितना भी आपने बनानी होती है, 25 बोटियाँ, 30 बोटियाँ, आधा किलो, 1 किलो, जो भी आप बना रहे होते हैं, वो इस तरह के जिप लॉक्स ईजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये वाला तो खैर बहुत बड़ा जिप लॉक है इतना बड़ा जिप लॉक नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखने की जगह भी नहीं होगी। हर साइज़ के मौजूद होते हैं। आप अभी से जाके मार्केट में खरीद सकते हैं। शॉपर की शॉप पे आप जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप हाफ़ kg का दे दीजिए। हाफ़ kg इज़ द बेस्ट, कि अगर आपने 1 kg भी बनाना है तो आपने हाफ़ kg के 2 पैकेट्स निकाल लिए। आपने उसमें करना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप इसमें गोश्त डालेंगे, तो ये मैं इसमें करके दिखाती हूँ। इसमें जब आप गोश्त डालेंगे तो इसका गोश्त का पानी या कुछ भी अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है, यहाँ से आपने इसको लॉक कर दिया तो वो कहीं नहीं निकलेगा। अब आप इसको किसी भी फॉर्म में फ्रीज़र में रख सकते हैं। यहाँ पर आप टेपिंग कर दीजिए कि कबाब का गोश्त है, कीमा है, सालन का गोश्त है, निहारी का गोश्त है, जिस तरह बड़ा से ज़रूरी होता है ये भी लिखना, क्योंकि आप फिर वो पैकेट का मैट स्क्रैम्बल जो होता है ना फ्रीज़र के अंदर के ढूंढना कि क्या क्या बनाने लगे,
वो बड़ी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बिल्कुल, और ये वाला टाइम स्पेशली मैं कहूँगी वर्किंग लेडीज़ जो होती हैं ना, उनके लिए भले से आपके घर में कुक्स शेफ़ जो भी मौजूद हैं, शेफ़्स तो नहीं मौजूद होंगे, कुक्स मौजूद होंगे, जी कुक्स मौजूद है, तब भी यू शुड बी अ गुड मैनेजर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गोश्त किस चीज़ का है। उस पर आप ब्लैक जो पेपर टेप आता है वो भी मैं भी दिखा देती हूँ, पेपर टेप पे परमानेंट मार्कर से लिख कर आप कर दीजिए। अब बारी आती है फ्रीज़र में, ये पैकेट्स आपने सारे बना लिए, अच्छा ओके, अब क्या करेंगे? अच्छा ओके, जिप लॉक का मैंने आपको बताया। दूसरे शॉपर्स इस तरह के भी आते हैं, ओपन शॉपर्स होते हैं जिसको कहते हैं गोश्त की थैलियाँ, ख़वातीन जो है, हाँ दूध की थैलियाँ, गोश्त की थैलियाँ। तो ये वाले आई नेवर सजेस्ट, ये हमारे पास भी हमने इसको पैक करके दिखाया है, लेकिन जो जिप लॉक है वो बेस्ट रिजल्ट देगा। वो आप जैसे टेढ़ा मेढ़ा भी डाल दें ना वो फ्रीज़र में, कहीं से भी उसमें ज़रा सा पानी भी नहीं निकल रहा होता। अच्छा ये हो गया, ये पेपर टेप इजीली मार्केट पे अवेलेबल होता है। आपने जो है वो इस तरह से, और इसमें ये भी नहीं कि बेटा कैंची ला के दो जल्दी से, वाला सीन कहीं पे भी नहीं है। ये आपने इस तरह से लगाया और इस पे आपने कुछ भी टैग कर दिया कि जो भी लाइक बीफ है, वॉट एवर, मटन है, बीफ है, और जिसके लिए भी इस तरह से आपने टैग करके रख दिया और आपने ऊपर करके रख दिया, मतलब ऐसे रख दिया कि नज़र आ जाए। अच्छा अब फ्रीज़र की बारी आती है। फ्रीज़र के बारे में सबसे पहले बताऊं, यहाँ पे कोई खातून ऐसी नहीं होंगी जो देख रही होगी और उन्होंने अपना बकरीद से पहले फ्रीज़र साफ़ नहीं किया हो। फ्रीज़र को प्रॉपरली क्लीन कर लीजिए और जब एम्प्टी हो तो उसको अच्छे तरीके से नमक छिड़कना है। जो नॉर्मल नमक होता है हमारे किचन में, सॉल्ट अवेलेबल होता है, उससे क्या होता है, उससे कोई भी चीज़ आपस में चिपकेगी नहीं। नमक छिड़कने से क्या होता है? नमक से उरूज, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, जब हम बर्फानी इलाकों में जा रहे होते हैं, वहाँ से जब आइस पिघल जा रही होती है तो उसको, हाँ बर्फ़ डालते पिघल भी जाती है और चिपकता भी नहीं है, कुछ आपस में नहीं चिपकता है। लाइक आपने जब गोश्त वगैरह रखेंगे आप, जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपना फ्रीज़र क्लीन किया, एक प्लेन क्रैप ले लें, फॉइल ले लें, वो आपने अपने फ्रीज़र पे की बेस पे थोड़ा सा नमक डाला, उसके ऊपर वो आपने बिछा दिया और उसके बाद आप अपने पैकेट्स रखें। एक लेयर जो भी आपने पैकेट्स की दे दी है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गोश्त बहुत सारा घर में जमा नहीं कीजिएगा, कुछ बांटिएगा भी, बांटना ज़रूरी होता है। और उसके बाद उसके उन पैकेट्स के ऊपर भी नमक छिड़क दीजिए और फिर उसके ऊपर चीज़ें रखिए। जो नमक वाली टिप मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अगर 10 दिन बाद भी कोई पैकेट पीछे वाला भी निकालना चाहेंगे ना, वो बिल्कुल ऐसे हाथ में आ जाएंगे जैसे अभी रखा है। उससे ये नहीं होता कि फ्रीज़र खोलो और थोड़ी देर के लिए छोड़ो, उसको डीफ्रॉस्ट होने दो और वो पानी वगैरह बहना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आराम से बिल्कुल एक दूसरे से भी स्टिक नहीं हुए हुए होंगे, ऊपर भी जो चीज़ रखी हुई होगी आप हटा के ईजी मैनेजमेंट हो जाएगी। ये वाली चीज़ें हो गई है। अच्छा जो पाए और ये वाली चीज़ें हो गई है, उनको आप साफ़ सुथरा करके जो जला वला के रख रहे होते हैं वो अलग से रख दीजिएगा, वो बैक साइड पे रखें। जिस तरह से भी ये फ्रीज़र मैनेजमेंट हो गई है। आपने सारी चीज़ों को पैकेट्स बना के रखने हैं, जिपलॉक्स में रखिए, नमक डाल के रखिए, और ये हो गया। अच्छा अब मैं आती हूँ, जब आपने सारी गोश्त वगैरह का काम हो गया, आप क्लीनिंग का बताते हैं कि किस तरीके से होता है। बड़ा ज़रूरी है भाई, बहुत प्रॉब्लम मुझे ऐसे लगता है कि ईद वाले दिन आप किसी के घर जाओ ना, किसी के भी घर जाओ, जाने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे लगता है कि हर किसी के घर में वो एक मखसूस स्मेल है, वो बस जाती है टाइलों के अंदर, स्पेशली किचन के। अच्छा इसके लिए सबसे पहले तो ये कि जब आप घर पे, आप लोग अगर खुद माशाल्लाह से कुर्बानी कर रहे हैं, जब जानवर लेकर आएँ तो कोई एरिया प्रॉपर सिलेक्ट करें। ज़रूरी नहीं कि घर के अंदर का हो। अब तो माशाल्लाह से मैंने देखा है हर जगह प्रॉपर कैंपिंग हो गई है कि वहाँ पे आप अपना, अगर आपकी स्ट्रीट है तो वहाँ पे आप अपना जानवर खड़ा कर दें, क्योंकि वो जो स्मेल होती है जानवरों के खड़े रहने की और स्टे की, वो भी एक काफ़ी दिन तक रहती है। वहाँ पर आप कोई लगा दें जो प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह कर रहा हो। उसके बाद जब गोश्त जो बनाने की जगह होती है, वो यूजुअली लोग जो चूज़ कर रहे होते हैं वो या तो वरांडाज होते हैं या टेरेसेस होते हैं या बाहर की कोई जगह होती है, तो उस जगह पे पहले ही आपने इजीली चटाइयाँ मिल जाती हैं या प्लास्टिक शीट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, प्लास्टिक की जो शॉप्स होती हैं वो लेके सस्ती वाली ले, ताकि वो डिस्पोजेबली आप डिस्पोज ऑफ कर सके। वो आपने अच्छे तरीके से बिछा लेना है। जो भी जगह है उसके बीच में काम कीजिए। कसाइयों को या जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको दीवार के साथ लगा के मत बिठाइए, वरना वो जो एक ठक करके करेंगे ना तो वो सब दीवार पे जाकर चिपकता है। तो वो आपका जो फ्लोर है उसका, तो उसको तो आपने साफ़ करना ही करना है, साथ में आपको दीवारें और जो पौधे वौधे रखे होते हैं वो सब सफाई करनी पड़ती है। खैर करेंगे आप वैसे भी। तो ये आपने सबसे पहला प्रोसेस जो स्टेप है वो ये कि आपने कोई भी प्लास्टिक चटाई इजीली मार्केट में मिल जाती है। चटाई का ये होता है कि आप जहाँ पर भी फेंकेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, वो गार्बेज होगा, वो रिसाइकिल होने में बड़ा टाइम ले रही होती है। तो आई थिंक जो पतली वाली प्लास्टिक होती है वो ले लें। वो आप किसी और सेंस में यूज़ कर सकते हैं, या किसी वो वॉश भी हो सकती है, वो रीयूज़ भी हो सकती है।
उसके बाद आपने इर्द गिर्द की जितनी भी जगह है वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, चूना कहते हैं, सफ़ेद मिट्टी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके, ईजिली मार्केट में और बहुत सस्ते दामों में अवेलेबल है। अपने घर के जो मेन जगह है जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे एक लेयर दे दीजिए इसकी। इससे क्या होगा कि जितना भी खून निकल रहा है या वहाँ पे फैल रहा है उसकी स्मेल वहाँ पे नहीं रहेगी। क्या जबरदस्त टिप दी है, बिल्कुल भी वहाँ पे ठहरेगी नहीं स्मेल। इसके बाद जब आपका सारा काम हो जाए तो उसके बाद आपने वो बकेट हो या पाइप हो, जो भी आपके पास फैसिलिटी मौजूद है, उस जगह को आपने प्रॉपर वॉश करना है। जब आपने प्रॉपर डिटर्जेंट और इन तमाम चीज़ों के साथ वॉश कर दिया, अगर पौधे रखे हुए, दीवार रखी हुई, तो उस पर भी ज़रूर पानी डालिए। उसके बाद आपने एक जैसे ये सपोज़ मिसाल के तौर पे ये पानी है, ये आपने स्प्रे बॉटल में, जो मैं पानी आपको बनाना बता रही हूँ, अपने स्प्रे बॉटल में भर के डालना है। अब एक और टोटका देने बताने वाली। सही है। अच्छा, इसके पहले मैंने बता दिया कि आपने चूना छिड़कना है, उसके बाद फिर आपने अपना काम शुरू करना है। उसके बाद जब आपका काम हो गया, आपने उसको वॉश कर दिया, डिटर्जेंट वो जो भी आपका सर्फ है जिस तरह से भी आपने वॉश कर दिया, उसके बाद ये मैं एक लिक्विड बता रही हूँ, इसमें आपने ये 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें आपने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आपने रोज़ वाटर, अर्क़े गुलाब जो होता है वो डाला, कुछ गुलाब की पत्तियाँ भी भले से डाल दें, रात में भी बना के रख सकते हैं आप लोग। और इसमें मैं दूसरी चीज़ जो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है सिरका। ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड की हैं और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। सही है, ये बेकिंग पाउडर या सोडा? बेकिंग सोडा, सॉरी, नॉट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आपने ये करना है। इसको आप जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको स्प्रे बॉटल में। अच्छा, ये बेकिंग सोडा जो है वो इतना नहीं डालना कि आपके स्प्रे बॉटल से जो है वो स्प्रे ही ना निकलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया तो वो जाम होना शुरू हो जाएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर जहाँ कहीं भी काम हुआ है उसको अच्छे तरीके से स्प्रे करके, चाहे तो ये कटोरे में लेकर आप ऐसे फेंक दीजिए और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद उसको एक वाइप आउट कर दीजिए, वाइपर कर दीजिए, जो वहाँ पे दीवारें हैं उस पर भी कर दीजिए। और उसके बाद अगर चाहे पानी इतना है और पाइप लगा हुआ है, झंझट से बचना नहीं चाहते हैं, तो आप उसको एक और पानी का रिंस दे के उस जगह को वॉश कर दीजिए। जहाँ जहाँ आपको खून की, समटाइम्स ऐसा होता है कि खून के धब्बे रह जाते हैं, ग्राउटिंग्स पे जो फ्लोर की होती है वहाँ पे रह जाते हैं, तो वहाँ पे आपने सिंपल बेकिंग सोडा लेना है या चूना लेना है, वो छिड़क के छोड़ देना है और उसको आप नेक्स्ट डे वॉश कर दीजिए, पूरा दिन रहने दीजिए, नेक्स्ट डे वॉश कर दीजिए, वो धब्बा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा, वो वैसी ग्राउटिंग वाइट हो जाएगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे साथ में बताती चलूँ, समटाइम्स आपका ये हो रहा होता है कि जब आप काम कर रहे हैं और ईद का दिन होता है तो यूजुअली मर्द हज़रात जो है वो सफ़ेद कमीज शलवार पहने हुए होते हैं या लाइट कलर के पहने हुए होते हैं। अगर ब्लड स्टेन आ जाए तो उसको आपने याद, तो जैसे ही स्टेन आया वैसे ही फ़ौरन जाके, जैसे कुर्बानी भी करते हैं तो छींटे आते हैं, तो आपने फ़ौरन वॉश करना है। अगर फ़ौरन जाकर गर्म पानी से वॉश कर लेंगे तो वो फ़ौरन ही ब्लड स्टेन चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा रह गया या वो जम गया तो उसके बाद आपने लाकर उसको किसी फ्लैट सरफेस पे रखना है और उस पर हल्का सा लीमू का जूस इस तरह से आपने हल्का सा लगाना है। बहुत रब नहीं कीजिएगा कि उससे आपका फैब्रिक इफेक्ट होगा, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए तो वो ब्लड स्टेन भी चला जाएगा। क्या ज़बरदस्त बात है दोस्त, मतलब इतनी जल्दी इतनी सारी आपको ज़बरदस्त यूजफुल टिप्स दी हैं उफेरा ने। एंड आई फील लाइक ये वाली जो बेसिक चीजें होती हैं, हम इनके साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं और कहते हैं ओहो अब क्या करें, क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। अच्छा, जो गोश्त वाली चीज़ उरूज मैंने बताई थी ना, उससे आप लोगों के बच्चे, वो जो हीक आती है, स्मेल आती है बकरीद के गोश्त में, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत शौक से खाएंगे। और दूसरा ये कि ये एक दिन, जिस दिन कुर्बानी है उस दिन की मेहनत है, 6-7 घंटे आपको लग करना, पूरा एक जोश के साथ ये काम करना होगा। लेकिन उसके बाद आप जितनी दफ़ा भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे वो ईजिली यूज़ होंगी, आपको कोई वॉश करना, कोई कटिंग शटिंग कुछ भी नहीं करनी होगी। साथ में आपका जो भी जहाँ पे भी काम हुआ है वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी। वहाँ पे आने वालों को, जो गेस्ट आपके पार्टीज हो रही होंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा कि इनके घर में इस अज्यूम करते हैं कि 11 बजे अगर आपको कसाई मिल जाए तो आप 6 बजे तक फारिग होने की उम्मीद रख सकते हैं। तो ये एक अलग बड़ा टॉपिक है, उरूज कसाई मिल जाए वो नस्ल कसाई होते हैं ना। थैंक यू सो मच आपका आने का उफेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जाते थे कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि कुर्बानी हमारा एक बहुत अच्छा फरीज़ा है, बहुत खूबसूरत फरीज़ा है, लेकिन इसके साथ साथ सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने जानवर अपने घर में रखा हुआ है तो उसको भी लेके, और कुर्बानी के बाद भी जो चीज़ें होती हैं, आलाइश होती है और खाले वगैरह होती है, उन सबको प्रॉपर ख्याल कीजिए। अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को अपना समझिए बस।